स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए जो टॉपिक है वो है आपका चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज। देखिए, अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं चीजों को, बिल्कुल जूट इंडस्ट्री तक हम पिछले वीडियो में अभी तक पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज, और देन उसके बाद हम शुगर इंडस्ट्रीज को देखेंगे। शुगर इंडस्ट्रीज के बाद में हम मेजर चैलेंजेस देखेंगे उसके, फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखेंगे। और ये कुछ डेटा है, ये कुछ हम स्टील का देखेंगे, और देन उसके बाद ये कुछ देखेंगे, और यहाँ पर ये लास्ट, और फिर ये जो अपना एक मैप होगा इसको देखेंगे। देखिए, अभी तक की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियोस को एक बार देख लें। आपके लिए आप उन चीजों को और अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहला काम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस फेस बाय इंडस्ट्रीज। जूट इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए गए थे हम उनकी बात कर लेते हैं। जिससे हमारी जूट इंडस्ट्री थी, तो जूट इंडस्ट्री ने जब हम इसको चलाया तो इसने कुछ चैलेंजेस फेस किए। जो चैलेंजेस थे उनके बारे में हम बात करें तो देखिए, एक पहला ही जो चैलेंज हमारा जो था वो था स्टिफ कंपटीशन। अब कंपटीशन किसके बीच में था? अब कंपटीशन जो ये था वो कंपटीशन हमारा इंटरनेशनल मार्केट के बीच में था। इंटरनेशनल मार्केट जो कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट की थी। तो जैसे कि बाकी दूसरे कंपटीटर्स, जैसे कि आपके बात करें तो बांग्लादेश से कंपटीशन था, ब्राजील से था, फिलीपींस से था, इजिप्ट से था, थाईलैंड से था। तो ये कुछ जगह ऐसी थी जहां से हमारा स्टिफ कंपटीशन, मतलब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन था इनके साथ। कि अब इनके साथ हमको क्या कंपेयर करके और इनके साथ क्वालिटी की चीजें हमें बना करके देनी थी जूट में। और वहीं हम देखेंगे हमारे देश के अंदर खुद ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण अब जूट पैकेजिंग के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि कोई भी चीज आप पैकेजिंग के लिए यूज करेंगे तो आपको वहां पर जूट की प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जूट के बोरे वगैरह आते हैं, तो आप उन चीजों को देख सकते हैं। तो टू स्टिमुलेट डिमांड प्रोडक्ट नीडेड टू बी डाइवर्स, इस वजह से क्या हुआ, इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, अब डाइवर्सिफाई करना पड़ा। फिर और कुछ मेन मार्केट की अगर हम बात करें, जैसे कि एक यूएसए है, कनाडा है, घाना है, साउथ अरेबिया है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कुछ मेन मार्केट है। और ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न ऑफ environment friendly biodegradable material has once again opened the opportunity for the jute product। अब पूरे के पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीजें हैं उनके लिए ज्यादा ही डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से हमारे लिए एक ये चांस था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम जूट प्रोडक्ट्स को और आगे लेके जा सकें। देखिए, फिर उसके बाद हमारा आता है शुगर इंडस्ट्री। देखिए, अगर हम शुगर इंडस्ट्री की ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। अगर हम बात करें 1900 इसमें जो सेकंड नंबर पे हम इंडिया की जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे है। वहीं अगर हम गुड़ और खानसारी की बात करें, गुड़ और खानसारी इसमें हम हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी पोजीशन में हम फर्स्ट आते हैं। हमारा देश उसमें फर्स्ट है। और वहीं रॉ मटेरियल, अब इस गुड़ के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, अगर हम रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल की अगर बात करें तो ये बहुत ही बल्कि होता है। और आपको पता है किस चीज का प्रयोग होता है, शुगर केन का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि शुगर केन के अंदर क्या होता है, सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ता है रॉ मटेरियल के में कि इसके जो सुक्रोज कंटेंट है ज्यादा दिन तक ना रोका जाए। क्योंकि अगर आपने गन्ने को ज्यादा दिन तक रोक दिया गया, अगर शुगर केन को आपने ज्यादा दिन तक रोका तो उसके अंदर से सुक्रोज कंटेंट जो है, जिसकी वजह से आपकी जो चीनी वगैरह, जो भी शुगर वगैरह जो बन रहा है, और ये जो सुक्रोज कंटेंट अगर कम हो गया तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। आप देखेंगे कि जो मिल्स वगैरह हैं, अगर शुगर इंडस्ट्रीज के हम मिल्स की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, कर्नाटका में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ऐसी जगह पर आपको ये दिखेंगे कि शुगर इंडस्ट्रीज की जो मिल्स हैं वो आपको मिलती हैं।
वहीं 60% मिल की अगर हम बात करें, ऑल ओवर 100% मिल्स में से 60% मिल आप देखेंगे कि दो ही स्टेट में ज्यादा मिलेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका भी एक कारण है, कारण ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ना को उगाया जाता है और इस इंडस्ट्रीज सीजनल इन नेचर, और ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं शुगर इंडस्ट्रीज, ये सीजनल नेचर में अगर हम देखें तो सीजनल होती है कि इसका एक सीजन आता है, और कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो आसानी से यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, इस वजह से इसको बढ़ावा मिलता है। अगर हम रिसेंट ईयर में देखें, देयर इज अ टेंडेंसी, अब हम रिसेंट ईयर में देख रहे हैं कि जो मिल्स वगैरह हैं, जो शुगर केन्स की जो मिल्स हैं, वो आप देखेंगे कि वेस्टर्न साइड में, और अब देखेंगे कि इधर साउदर्न साइड में शिफ्ट हो रही है। स्पेशली अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, अब देखो बार इसका कारण क्या है महाराष्ट्र में शिफ्ट होने का, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे तरीके का गन्ना उगाया जाता है जिसका सुक्रोज कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है और काफी समय तक रुकता है, उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और ये हमको पता है कि सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होने की वजह से शुगर की मात्रा, जो अगर हम प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। वही कूलर क्लाइमेट की अगर हम बात करें, और क्लाइमेट भी इस जगह का कूल, महाराष्ट्र वगैरह का अगर हम देखें तो कूल क्लाइमेट भी कूल है, तो इस वजह से जो लॉन्गर क्रशिंग सीजन दे रहा है। अब क्रशिंग सीजन का मतलब क्या, कोल्हू के अंदर जब पेरा जाएगा इस गन्ने को, तो पेरने के लिए क्या है कि कुछ उनको टाइम पीरियड मिल जाता है कि भाई अब हाँ आप ज्यादा टाइम तक, जब मौसम आपका ठंडा है तो आप ज्यादा टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपने फिर अगर सोचिए अगर धूप में आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो आपको पता ही है कि गन्ना सूख जाएगा, और गन्ना सूखने की वजह से क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। आपको ये समझ में होगा। और इसी वजह से जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर सक्सेसफुल होता दिख रहा है यहाँ पे इन स्टेट्स में। अब इस इंडस्ट्री के लिए कुछ चैलेंज हैं। चैलेंजेस अगर आप देखें तो सीजनल नेचर है इसका, और उसमें ओल्ड और एफिशिएंट मेथड का ओल्ड एफिशिएंट इनएफिशिएंट मेथड का यूज करते हैं हम कि इसकी प्रोडक्शन के लिए। ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है, फैक्ट्रीज तक या फिर मिल तक पहुंचने में। गन्ना बहुत लेट हो जाता है वहां तक पहुंचने में, और अगर जब ट्रांसपोर्ट डिले होगा, सोचिए अब क्या होगा, अगर ट्रांसपोर्ट डिले अगर हुआ तो क्या होगा, गन्ना सूख जाएगा, है ना। गन्ना सूख गया तो क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा, और सुक्रोज कंटेंट कम हुआ तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें ये कुछ चीजें दिख रही हैं कि ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड है, पुराने मेथडों का प्रयोग कर रहे हैं हम, कोई नया इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम हमें नीड है कि हम किसी तरीके से बैगेज की जो नीड है उसको मैक्सिमाइज करा जाए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो मटेरियल होती है जो वो इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल एंड मेटल्स, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कच्चे माल के तौर पर मिनरल्स को और मेटल्स को यूज करें, वो सारी कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, ये आपने देखा। वही हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी बेसिक इंडस्ट्री है जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है, फिर वो चाहे हैवी इंडस्ट्री हो, फिर वो चाहे आप देखेंगे कि हैवी इंडस्ट्री हो या फिर मीडियम इंडस्ट्री हो या फिर लाइट इंडस्ट्री हो, इन सबको एक ही इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अब ऐसा क्या है, तो भाई देखो अब इनको मशीन चाहिए, इनको भी मशीन चाहिए और इनको भी मशीन चाहिए। और मशीन ऐसा तो है नहीं कि आप प्लास्टिक से बनाओगे, प्लास्टिक से तो बनाने वाले हो नहीं। अब मशीन बनाने के लिए दो चीजों का प्रयोग किया जाएगा, अच्छे से ठोस मशीन बनेगी तो आयरन एंड स्टील का, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आयरन और स्टील कहाँ से मिलेगा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से मिलने वाला है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, स्टील का प्रयोग हम बहुत सी चीजों के लिए करते हैं, जैसे इंजीनियर्स के गुड्स, कुछ इंजीनियरिंग के लिए गुड्स बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम होता है, डिफेंस में भी इसका यूज किया जाता है स्टील का, मेडिकल में भी, टेलीफोनिक में भी देखेंगे, साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए और कंज्यूमर गुड्स के लिए भी बहुत जगह पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। अब किसी भी देश की आपको अगर डेवलपमेंट देखनी हो
अगर किसी भी देश की आपको डेवलपमेंट देखनी हो तो वहाँ का आप कंट्री का जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंडेक्स देख लीजिए, किसका, स्टील का। उस देश में कितनी स्टील या फिर कितना स्टील प्रोड्यूस हो रहा हो, कितना कंज्यूम हो रहा है, उसका अगर आप इंडेक्स देख लेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ही देश की क्या डेवलपमेंट चल रही है वहां पे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी। अब ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है, ये एक इनको हैवी इंडस्ट्रीज में हम काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो सारी हैवी और बल्की होती हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा होती है। और आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है हमको। ये हमें चाहिए होता है किस रेशियो में, 4:2:1 में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज, और कुछ क्वांटिटी मैग्नीज की भी हम इसमें रिक्वायर की जाती है ताकि हम स्टील को हार्ड कर सकें। ये कुछ डेटा दिया हुआ है कि इंडिया रैंक सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में इंडिया की जो रैंक थी वो सेकंड आई थी। 2019 की बात कर रही है, 111 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन हुआ था। तो आप ये देखेंगे, और ये कुछ आपको दे रखा है 2015 से 16 के बीच इतना प्रोडक्शन हुआ, 16 से 17 के बीच इतना हुआ, 17 से 18 के बीच इतना हुआ, 18 से 19 के बीच इतना हुआ, और 19 से 20 के बीच इतना हुआ। और ये जो डेटा है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से लिया गया है। अब स्टील का प्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, पहला काम होता है कि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाए प्लांट में। तो प्लांट में जब आएगा तो फिर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला जाएगा ताकि उसमें ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर इज मेल्टेड एंड लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड। अब फिर आयरन स्टोन को मेल्ट किया जाता है, उसमें लाइमस्टोन को डाला जाता है, फिर वहां से स्लैग को रिमूव किया जाता है। कोक को बर्न किया जाता है ताकि बर्न टू हीट द ओर, कोक को जलाया जाता है ताकि जो ओर है उसको गर्म किया जा सके। फिर ब्लास्ट आयरन से वो पिग आयरन बन जाता है, क्योंकि मोल्टन मटेरियल जो होता है उसको हम मोल्ड से मतलब सांचों में डालते हैं और वहां से वो उसको हम पिग बोलते हैं। अब इस पिग आयरन को हम स्टील प्रोडक्शन के लिए हम जब करते हैं तो इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज हैं, इसको प्यूरिफाई करने के लिए जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं हम उसको मेल्ट करते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं। मैग्नीशियम, निकल और क्रोमियम को इसको ऐड करके हम ये सारी चीजें करते हैं। फिर इसको शेप में लेके आते हैं। ये जो स्टील मेक जब हुआ तो फिर इसको शेप में हम लेके आते हैं। अब शेप कोई भी हो सकती है, रोल करें, प्रेस करें, कास्टिंग करें या फोर्जिंग करें, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस था किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के लिए। आपने देखा कि जो रॉ मटेरियल है आपका, रॉ मटेरियल कहाँ गया? ब्लास्ट फर्नेस में गया। ब्लास्ट फर्नेस से फिर वो बना किसमें? पिग आयरन बना, पिग आयरन। और पिग आयरन के बाद स्टील मेकिंग हुई आपकी। स्टील मेकिंग के बाद आपने देखा उसको शेप बना दी हमने उसको कि किस शेप में उसको रखना है। फिर वहीं हम चलते हैं आगे की अब बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि वो सारी की सारी एक बहुत ही बड़ी मार्केट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अब बात करें हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल बोलते हैं। और 1950 की अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील बनाते थे। लेकिन आज की तारीख में चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है और चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील भी है। स्टील सबसे ज्यादा बनाता भी और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है। वहीं छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें, कुछ छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर आपको आयरन और स्टील की कंसेंट्रेशन मिल जाएगी। और इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव advantages this region has for the development of this country। यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन आयरन ओर की ज्यादा मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज होता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी। और यहाँ पे लो कॉस्ट, एक और चीज है, यहाँ पे लो कॉस्ट आयरन ओर मिल जाता है। हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल आराम से मिल जाता है। चीप लेबर चाहिए होती है तो वो आसानी से मिल जाती है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल, यहाँ पे होम मार्केट बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए चीजें आसान हो जाती हैं। एक इंडिया अब इम्पोर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन वर्ल्ड येट, लेकिन फिर भी अभी हम अपने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। अभी जो कुकिंग कोल है ये हमें आसानी से मिलता नहीं, क्योंकि कुकिंग कोल जो है वो हमें कहीं ना कहीं बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, वो सॉरी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करना पड़ता है तो फिर उसको पेमेंट करना पड़ता है।
तो ये दिक्कतें आ रही हैं कि कुकिंग कोल आसानी से हमें आज मिल नहीं पाता है, अवेलेबिलिटी बहुत कम लिमिट में मिलता है हमको, और लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर जो है हमारी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, और इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी हमें टाइम से नहीं मिलती है, पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, इरेगुलर सप्लाई मिलता है उसका, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बेकार है, इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से भी हम स्टील को इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट, लेकिन हमारे देश का जो ओवरऑल प्रोडक्शन स्टील का है वो हमारे देश की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको मीट करने के लिए काफी है, लेकिन लिबरलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी बूस्ट मिला है। अब देखिए, ये जो लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन कब हुआ? 1991 की बात है। 1991 में जब हमें हमारा देश जब रिसेशन में जा रहा था, बहुत कम पैसा हमारे पास रह गया था, तो कहते हैं कि 15 दिन के लिए, आने वाले सिर्फ 15 दिन के लिए हमारे पास इतना पैसा रह गया था कि हम अपने देश को चला सकते थे। अब उस टाइम पे हमको पैसे की जरूरत थी, तो पैसे के लिए क्या हुआ था उस टाइम पे, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आपको हम पैसा दे देंगे, लेकिन एक ही शर्त पे देंगे कि आपको अपने देश की जो मार्केट है उसको ओपन करना पड़ेगा। अब तब आया क्या, आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए। अब एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आपका आ गया, आपने देखा। तो लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एफडीआई कहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा अखबार वगैरह में, एफडीआई। तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब बाहर से आया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाकी इंडस्ट्रीज थी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनको एक बूस्ट मिल गया, वो भी अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करके बहुत ही एक अच्छे लेवल पे जा सकते थे। अब देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्स, अब यहाँ पर रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए एक नीड है, रिसर्च हुई, डेवलपमेंट की जरूरत थी, रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत थी, ताकि हम स्टील को बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस कर सकें और उसको कॉम्पिटिटिव बना सकें। और ये कुछ डेटा है आपका, ये फिर आपके प्लांट हैं, आयरन और स्टील प्लांट की बात करते हैं तो विजयनगर का है, और ये भद्रवती है, सालेम है, भिलाई स्टील प्लांट होगा आपका, रौरकेला है, जमशेदपुर है, बोकारो है, बनपुर है और दुर्गापुर है। ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आपको ये आयरन और स्टील प्लांट आपको ये 2 जगह पर मिलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने आपको कहा था कि ये पढ़ाएंगे, तो हमने ये देखिए, आप इस वीडियो में आपने देखा। तो आपको जो भी चीज समझ नहीं आई हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे कि ये चीज हमें समझ नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ तक की वीडियो जैसी भी लगी आप उसे जरूर बताइएगा, कैसी लगी आपको, कुछ चीजें समझ में आई हो वो बताइए, जो नहीं आई हो वो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मेरा को भी आगे और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और आगे वीडियोस बना सकूं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।